जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th हाइपरबोला। आज हम अति परवलय के बारे में पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शंस का ये लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में था अपना सर्कल, है ना। सेकंड में था पैराबोला, थर्ड में आ गया एलिप्स और फोर्थ में ये आ गया हाइपरबोला। वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अब ये अति परवलय। हाँ, तो नाम में परवलय है, दोनों तरफ दिख रहा है आपको एक एक परवलय, यानी कि मिरर इमेज है। एक परवलय की मिरर इमेज, दूसरा परवलय, लेकिन नहीं ये परवलय से तो बिल्कुल ही अलग है। पहले तो इसकी शेप के बारे में हम देख लें। आपने, मेरे को याद है एक कभी कोई पाउडर का डिब्बा भी मैंने इस शेप का देखा है ना। ये ऐसा, इसको होल्ड करने में इजी रहता है ना, पकड़ने में इजी रहता है। और मूढ़ा आता है, पहले ज़माने में मूढ़े चलते थे, अब तो नहीं चलते हैं। वो इस टाइप के होते थे, तो अगर ऐसे देखा जाए तो वो भी अति परवलय की शेप के ही माने जाते हैं, है ना। बैठने के लिए साइड में रहते थे, स्टूल टाइप के। तो एक तो ये अति परवलय जो होता है ना बेटा, ये इसकी जो शेप है, शेप आपको क्लियर हो गई। पहले तो ये देख लो, है ना, शेप ऐसी होती है। इसका ज़्यादातर यूज़ इस शेप का पता है कहाँ होता है? पावर प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स, वहाँ पर कूलिंग टॉवर लगती है। कूलिंग टॉवर की शेप अक्सर ऐसी होती है। इसके रीजंस हैं, 3 रीजंस हैं इसके। वो तो खैर उनके लिए होते हैं, अपने को यहाँ मैथमेटिकली उनका कोई यूज़ है नहीं। लेकिन ये होते हैं कि ये हीट रिमूवर होते हैं। पहली बात तो इनका नाम ही कूलिंग टॉवर होता है, ये हीट रिमूवर होते हैं। दूसरा, ये स्ट्रांगली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जल्दी टूटने फूटने वाली कंडीशन इनकी नहीं होती है, वह स्ट्रांग होते हैं। और दूसरा ये होता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। तो हाइपरबोलिक शेप के कूलिंग टॉवर्स लगते हैं बड़े बड़े पावर प्लांट्स में या न्यूक्लियर प्लांट्स में, है ना। और भी कई जगह इनका यूज़ है। तो अभी हम ये सब तो बात की बातें हैं। मेन चीज़ है कि मैथ्स में इसे हमें कैसे यूज़ करना है और मैथमेटिकल वे में ये क्या चीज़ है। सबसे पहले बच्चों, इसकी डेफिनेशन जो अपना एलिप्स था ना, दीर्घवृत्त, उससे मिलती भी है और नहीं भी मिलती। उसमें क्या था बच्चों? उसमें ये था कि 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, F1 और F2। इनको हम फोकाई, फोसाई कुछ भी कह सकते हैं। तो ये फोकाई है, फोकी है, जो भी है, ठीक है। एक पॉइंट है P, मूविंग पॉइंट। ये ऐसे रास्ते पर मूव करता है जहां से इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा इक्वल रहे, बदले नहीं। ये मैंने बहुत अच्छे से एक घर के एक्सपेरिमेंट करके अपनी टूटी फूटी चीज़ों से आपको समझाया था। अभी इसमें क्या है, डेफिनेशन वही है, बस सम की जगह अब आ गया डिफरेंस। ठीक, तो इसको मैं आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ, फिर भी कोशिश इतनी रहेगी कि आपके दिमाग में ये छप जाए। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट और 2 फिक्स पॉइंट है बच्चों। F1, थोड़ा एक इधर लेती हूँ, F1, ठीक है, और थोड़ा पास में लेते हैं हम F2, ये है ही नहीं, समझो ये मूविंग पॉइंट है। तो इसकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस, और डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि दूर वाली डिस्टेंस से पास वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो PF1 माइनस PF2। ओके, अब P खिसक के समझो ये P1 था, अब ये बन गया P2, ये P1 था, ओके, अब ये P2 बन गया, ठीक। तो P2 के लिए भी यही बात प्रूव होनी, करेक्ट होनी चाहिए कि P2F1 माइनस P2F2 ये इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ लिखना चाहिए मुझे P2F1 माइनस P2F2, ऐसे, ओके। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब अगर वो पॉइंट इधर होता मान लीजिए, तो फिर हम पता है कैसे लेते? फिर हम लेते ऐसे P3, फिर हम लेते बेटा P3F2 माइनस P3F1। हमेशा दूर वाले में से पास वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इस तरह से होगा कि कुछ पॉइंट्स इस तरफ हैं जिनका PF2 बड़ा है, तो वो इस रास्ते पर चलेंगे, है ना। और कुछ पॉइंट्स इस तरफ हैं जिनका PF1 बड़ा है, तो वो इस रास्ते पर चलेंगे, ओके। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा आ गया, इधर ले लेना चाहिए था थोड़ा सा, इस तरह से P1, फिर यहाँ P2, फिर यहाँ P3 तो हो चुका, तो P4, मतलब इसका रूट ये रहेगा, इसका रूट ये रहेगा। तो ये 2 बनती है इमेज। मतलब इस डेफिनेशन को
फुलफिल करने वाला कोई क्लोज्ड फिगर नहीं है, जैसा कि इलिप्स में था, वो क्लोज्ड फिगर था, बाउंडेड था, वो है ना, बंद था। ये क्लोज्ड नहीं है बच्चों, ये ओपन है। ओके, तो ये कंडीशन जो है ना, इस कंडीशन को, अच्छा कंडीशन भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन इधर होता है तो ये बड़ा, ये छोटा, इधर होता है तो ये बड़ा, ये छोटा, और ये डिस्टेंस हमेशा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से ये दो आकृतियां इस टाइप की बनती हैं, और ये दोनों टुगेदर लिए जाते हैं, तब हाइपरबोला कहलाते हैं। केवल ऐसा बना दूं बोलो हाइपरबोला, ऐसे नहीं होता है, दो होंगे ना साथ में, तब ये कंप्लीट फिगर इज नोन एज हाइपरबोला। गॉट इट? ठीक है, चल धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, घबराओ नहीं बच्चों। ये हाइपरबोला है, दिख रहा है आपको? सबसे पहले बेसिक चीजें बता दूं, ये जो हाइपरबोला है, ये दो इसके फोकस है ना, इनके फोकस को ज्वाइन किया, ये बन गई एक्सिस, और इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। ट्रांसवर्स एक्सिस या अनुप्रस्थ अक्ष। अब बच्चों ज्यादातर मैं ट्रांसवर्स वर्ड बोलूंगी, तो आप माइंड में रखना कि मैम अनुप्रस्थ की बात कर रही हैं, ठीक है। दूसरी, इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक, चलिए वो बाद में, पहले इधर से देखते हैं। तो ये फोकस हो गए, अब इन फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस। गॉट इट? अब ये जो वर्टेक्स का टर्निंग पॉइंट है, यानी यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये नीचे, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये नीचे, यानी जो इनका टर्निंग पॉइंट है इनके कर्व्स के डायरेक्शन का, वो कहलाता है वर्टेक्स। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाइपरबोला का कर्व जहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उन्हें हम शीर्ष कहते हैं, यानी कि वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? शीर्ष कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब अगली बात, ये केंद्र है, केंद्र हमेशा ओरिजिन लेंगे हम अभी, मतलब 11th क्लास में, बाद में तो कार्टेशियन सिस्टम ये रहा आपका, ठीक। अब हाइपरबोला ऐसा भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तब तो कहीं भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस हैं। अभी तो आपको बहुत मंजिलें तय करनी है। तो हाल फिलहाल जो हम स्टैंडर्ड पर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, मानक, उसके लिए फिर यही है कि जो आपका ओरिजिन है ना बच्चों, वो इसका सेंटर ही रहेगा, यानी इसका सेंटर ओरिजिन ही रहेगा। ओके, इसके बाद ये जो सेंटर है, सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस ए कहलाएगी, स्मॉल ए। ये रही ए, ऐसे भी नाप लो, ऐसे भी ये ए है बच्चों, ठीक है, इधर ये ए है। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस सी कहलाएगी, ये कुछ कुछ इलिप्स जैसा ही है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी कहलाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की ए कहलाएगी। अब बी कहाँ से लाए? सी और ए, इलिप्स में तो बहुत सिंपल था, कैसे था, ऐसे बनाया, ये हो गई आपकी 2a, ये हो गई आपकी 2b, और फोकस के बीच की डिस्टेंस हो गई 2c। ये तो सिंपल सी चीज थी बच्चों, है ना। यहाँ पर बी के लिए आपको एक अलग से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो ये, और बिल्कुल नई चीज आपको बता रही हूँ मैं, वो ये है बच्चों, ये जो ग्रीन लाइंस दिख रही है ना, इनको हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं, एसिम्प्टोट्स, ठीक। हिंदी में कहते हैं अनंत स्पर्शी रेखा। अनंत स्पर्शी रेखा कहने का अर्थ ये है कि ये जो हाइपरबोला है बच्चों, ये अनंत तक जाता है ना, कहीं तक भी जा सकता है, इसकी कोई इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये जो लाइन है ना, ये इसके साथ साथ चलेगी और कभी मिलेगी नहीं, और हम इमेजिन करेंगे कि वो अनंत में जाकर मिल रही है। ऐसी लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं। हिंदी में अनंत स्पर्शी रेखा, नाम से क्लियर है, मतलब ये रेखा इस कर्व के साथ साथ चलेगी, और ये कर्व धीरे 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 इस लाइन के नजदीक दर नजदीक आता जाएगा, बट टच नहीं करेगा। ऐसी तो समांतर रेखाओं की हमको बचपन में हमारी मैम ने सिखाई थी कि ये रेखाएं समांतर होती हैं, ये कभी भी मिलती नहीं है। फिर थोड़ा सा बड़े हुए 7th 8th में आए तो हमारी मैम ने कहा कि मिलती तो है लेकिन अनंत पर जाकर मिलती है, ऐसी इमेजिनेशन। ऐसे ही यहाँ पर है, ये जो एसिम्प्टोट्स है
और ये जो कर्व है, नज़दीक दर नज़दीक बेशक हो जाए लेकिन ये कभी भी मिलेंगे नहीं। और कहाँ मिलेंगे इमेजिन किया जाएगा, इन्फिनिटी पर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद अगली चीज़ पर आते हैं। वो अगली चीज़ बच्चों ये है कि ये आपने एसिम्पटोट्स बना दिए, ठीक है। अब एसिम्पटोट कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। अभी हाल फिलहाल इस केस में है ना, एसिम्पटोट कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। और ओरिजिन की इक्वेशन क्या होती है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, आपको याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसी होती है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता ना, सी नहीं होता, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी तो है ही नहीं, y अक्ष पर तो कहीं काटा ही नहीं। तो अभी चलो इस पर थोड़ा सा देर बाद, मैं क्रम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि क्या चीज़ पहले बताऊँ। पहले हम b का इंट्रोडक्शन करा दें आपको, ठीक है। ये एसिम्पटोट है, ये कर्व है, ठीक है। यहाँ जो इसका वर्टेक्स है ना बच्चों, शीर्ष, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट बनाई, यानी एक लाइन बनाई जो इस अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत है। गॉट इट, अनुप्रस्थ अक्ष यानी कि ट्रांसवर्स के परपेंडिकुलर है, ये बनाई। ये एसिम्पटोट को जहां पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, ये लेंथ b कहलाती है। गॉट इट, b समझ में आ गया, ये लेंथ b कहलाती है। तो जितनी ऊपर है बच्चों, फिर ये उतनी नीचे है ना। इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा, कॉन्जुगेट एक्सिस ये है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। कॉन्जुगेट को हिंदी में कहते हैं संयुग्मी अक्ष। ये संयुग्मी अक्ष है बच्चों, और जो अनंत तक जाने वाली है y अक्ष है ये, है ना। लेकिन जब हमसे बोले लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष की लंबाई, तो हम बोलेंगे 2b, तब ये 2b कहलाएगी। लेंथ बोलो तो 2b, है ना। और वैसे ये इन्फिनिटी तक जाती है, ये संयुग्मी अक्ष कहलाती है। इसी के सापेक्ष में तो ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं, ये इधर ये इधर, जितना ये दूर उतना ये दूर, फिर जितना ये पॉइंट उतना ये पॉइंट, जितना ये पॉइंट उतना ये पॉइंट, सिमेट्री तो चलती है। एक पॉइंट मैंने मान लीजिए लिया यहाँ पर P, और ये अंदाज से मुझे दिख रहा है 5-3, अंदाज से है ना 5-3, तो बिल्कुल एक P मुझे यहाँ भी मिलेगा, इसका होगा कोऑर्डिनेट -5-3, बिल्कुल एक P मुझे यहाँ मिलेगा, इसका होगा -5 -3, P की इमेज मिलती जाएंगी। और यहाँ पर P की इमेज क्या मिल जाएगी मुझे, 5 -3। तो इस तरह से पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ना, ये चारों तरफ जरूर होगा, ठीक है। इसको कहते हैं सापेक्षता, सिमेट्री, सममितता, है ना। तो ये संयुग्मी अक्ष है बच्चों, लेकिन लंबाई पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप, 2b। और ये b आई कहाँ से, हमने बनाया एसिम्पटोट, और फिर ये जो हमारा हाइपरबोला का कर्व था, इसके वर्टेक्स से हमने बना दी ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन। इस लाइन ने एसिम्पटोट को जहां पर काटा वो है b, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई कॉन्जुगेट एक्सिस की लंबाई यानी 2b कंसिडर की जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरा पेज पलटने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि डायग्राम सामने है, लेकिन बताना मुझे बहुत कुछ है, तो बच्चों मैं इसको अब यहाँ ले रही हूँ, ठीक। अब आपको A B C सब क्लियर हो गया, A क्या है, B क्या है, C क्या है। ज़रा मुझे बताओ, जब हम इलिप्स पढ़ रहे थे यानी कि दीर्घवृत्त, तब इनमें क्या रिलेशन था, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। तब इनमें ये रिलेशन था, A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। और बच्चों ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि ऐसा क्यों। आप उस लिंक को, आप उस वीडियो को मेरे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हाइपरबोला। हाइपरबोला में इनका रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी चेंज हो गया। इसमें होता है A² इज इक्वल टू C² माइनस B²। दिमाग में बैठा लो, ठीक, ये रिलेशन। और अगर इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लें, B की वैल्यू बोले ना, B कहाँ से आएगा, नापने नहीं बैठेंगे, B कहाँ से आएगा, B ऐसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ C² माइनस B², ठीक है। ये इस सॉरी A² सॉरी, B इज इक्वल टू C² माइनस A²। ये क्या है बेटा, B अगर C और A गिवन हो तो आप भी निकाल सकते हो, क्लियर। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लाइन से बतानी ही है, अभी बताऊं या बाद में। सबसे पहले हम आ जाते हैं
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताते हैं आपको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हिंदी में कहते हैं समकोणिक समकोणिक अतिपरवलय। अच्छा, एक चीज और, इंग्लिश मीडियम की बुक में इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नाम इक्विलैटरल हाइपरबोला रखा हुआ है। अब ये चीज मुझे समझानी है कि रेक्टेंगुलर और हाइपरबोलिक, ये इक्विलैटरल सॉरी, ये एक जैसे नाम कैसे हो गए भैया। तो मैं अब इस चीज का जो डिफरेंस है ना वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो डिफरेंस ऐसे समझो, ये बच्चों ए है ना। अब मैं इसको पूरा करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, और मैं कर रही हूँ इसको टूटी हुई लाइन से, परफोरेटेड लाइन से, ठीक है। ये यहाँ तक गया, ठीक, एसिम्प्टोट तक। इसके बाद यहाँ से ये ऐसे आएगा यहाँ तक, ठीक। और फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। हाथ से बनाओगे तो बाबा थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, है ना। नहीं, इतना भी नहीं आया, झेलेबल है। ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बोलिए, ये क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल, है ना। बना कि नहीं, आयत बन गया कि नहीं। ये 2b और ये 2a, है ना, इसकी एक साइड 2a, इसकी 2b, तो ये एक आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब अगर a और b इक्वल हो, a और b इक्वल हो, उसके पहले एक चीज बताओ, ये एसिम्प्टोट की इक्वेशन की बात कर रहे थे और मैंने बीच में छोड़ दी थी। a इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स होती है ना। m क्या होती है, स्लोप, और m का एक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए अपॉन बी, सॉरी, a अपॉन बी, ठीक है। ये m की वैल्यू होती है। अगर एक इक्वेशन हो ना ऐसी वाली, ए एक्स, सॉरी, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम इधर लेके जाते हैं। देखो मैं करा ही देती हूँ आपको। बी वाई ए एक्स को इधर लेके गए, कितना हो गया, माइनस ए एक्स प्लस सी, बी से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी, है ना, यही होता है ना। तो फिर ये एम हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स। गॉट इट। a और b अगर इक्वल हो जाए, अगर a और b इक्वल हो जाए बच्चों, तो क्या होगा, ये इक्वल हो गए, हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एक्स, है कि नहीं, आ गई, है ना। अगर ये लाइन की माइनस, ये वाली की होती है वैसे माइनस एक्स, इसकी होती है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स इस एसिम्प्टोट की, और इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक। ये इनकी इक्वेशंस हो गई, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। गॉट इट। ये कौन सा केस चल रहा है, जब a और b बराबर है, ठीक। अब अगर a और b इक्वल है बच्चों, तो फिर ये चारों साइड्स इक्वल हो गई, है कि नहीं। तो या तो वो स्क्वायर, वो बन गया स्क्वायर, या तो रोम्बस, और रोम्बस के चांसेस तो नहीं है, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, इक्विलैटरल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलैटरल हाइपरबोला, अभी मैं इसको समझाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इक्विलैटरल हाइपरबोला, इंग्लिश मीडियम की बुक इसको बोल रही है, वो हाइपरबोला होता है जिसमें a और b बराबर हो, a और b इक्वल हो, ओके। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या हुआ, चारों साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर वर्ड यूज नहीं किया, इक्विलैटरल वर्ड यूज किया। कब होता है, इज इक्वल टू बी। अब इधर आओ कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं फिर, इसको रेक्टेंगुलर, कभी समकोणिक, तो ये क्या है फिर, ये तो समझ में आ गया। कितना सारा हो गया। तो ये क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब ये इक्वेशन है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो लेंथ आएंगी, अगर आप ये लेंथ काटो, मान लो, वो आप सीखोगे, सब सीखोगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इसका और इसका। देखो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए, इसकी इक्वेशन है ना। और इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। इनका वो निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ओके, पॉइंट निकालो, ओके। तो ये ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या आ गया, ए,
ए आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू ए तो x इज इक्वल टू ए, पॉइंट आ गया ए। अब ऐसे ही ये निकालो, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, फिर ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना, करना होमवर्क समझो इसको, और फिर ये डिस्टेंस निकालना। तो फिर पता आपको क्या चल जाएगा कि ये लेंथ और ये लेंथ एकदम इक्वल आएगी। वैसे भी आपको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, ठीक। अब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आएंगे और वो 45 45, तो ये एंगल आप देख लेना 90 का आएगा। और वैसे भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये 45 क्यों बोला मैंने, क्योंकि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, है कि नहीं। तो इस हिसाब से m कितनी है, 1। m क्या होता है, tan थीटा होता है ना, m क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 45, tan जरूर 45 होगा तभी वो 1 है, तो ये 45, ये माइनस में डायरेक्शन होगा लेकिन 45, तो 45 प्लस 45 90, तो ये 90। इस तरह से सीख लो, और नहीं तो ऐसे सीख लो कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। इन्होंने क्या किया, हिंदी मीडियम वाली बुक ने, इन्होंने इसको समकोणिक कह दिया। समकोण यानी क्या, 90 डिग्री का एंगल हुआ ना, तो इनके हिसाब से ये हाइपरबोला समकोणिक हाइपरबोला है, समकोणिक अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर। और इंग्लिश मीडियम वालों ने क्या देखा, इसकी साइड्स की लेंथ देखी, वो देखकर बोल दिया कि इक्विलैटरल है। ओके, तो एग्जैक्ट तो दोनों ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनका है। अब आप समझ गए, बहुत सारा बोल दिया मैंने, ठीक है। एक चीज और सुन लो, एक चीज और यहाँ देखते हैं बच्चों। देखिए, ये मैंने एक एक्सिस बना दी आपकी कॉन्जुगेट, और ये बना दी मैंने ट्रांसवर्स, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा मूविंग पॉइंट जिसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा सेम रहता हो। अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, है ना, कम ज्यादा भी तो हो सकता है, बराबर रहता है मैंने माना, कभी 10 रहता है, कभी 25 रहता है, कभी 5 रहता है, कभी 2.5 ऐसे। तो अगर डिफरेंस ज्यादा होगा ना बच्चों, तो हाइपरबोला की शक्ल ऐसी होगी, और बढ़ा दो डिफरेंस और ऐसी हो जाएगी। और डिफरेंस अगर कम होगा तो हाइपरबोला की शक्ल ऐसी आएंगी, ऐसी वाली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए, ये बात समझ में आई, लेकिन डिफरेंस कम ज्यादा तो हो सकता है ना, है ना। तो वो डिफरेंस कम ज्यादा के हिसाब से हाइपरबोला की शक्ल आती है, डायरेक्शन आता है, और जो घुमाव होता है वो आता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये हाइपरबोला नहीं है, ये भी हाइपरबोला है, ये भी हाइपरबोला है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। अब अगली चीज पर आते हैं, वो है अपनी एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, उसमें जो होती थी वही इसमें होती है, c अपॉन ए। एलिप्स में भी तो यही होती थी, c अपॉन ए, लेकिन वहां पर a हमेशा c से बड़ा होता था, आपको याद होगा, है ना। आप रिकॉल कर लो माइंड में, a हमेशा c से बड़ा होता था, और एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से स्मॉल आती थी। गॉट इट। जब भैया a बड़ा होगा डिनोमिनेटर, तो फिर वैल्यू 1 से कम ही तो आएगी। इसमें क्या होता है, हाइपरबोला में, हाइपरबोला में c बड़ा होता है और a छोटा होता है। ओके, c बड़ा होता है, a छोटा होता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से ज्यादा। यानी अगर मैं तुमको एसेंट्रिसिटी दे दूं 2, तो तुम मुझे देख इस एसेंट्रिसिटी के दम पर बता दोगे कि मैम ये क्वेश्चन तो हाइपरबोला का है, मैंने बोला भी नहीं है कौन सा कर्व है, ए बी सी ई दे दी, आप समझ जाओगे। अगर ई की वैल्यू मैंने 1/3 दे दी, तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन एलिप्स का है, यानी दीर्घवृत्त का, ठीक, समझ में आ रही। अब अगर आपका हाइपरबोला राइट एंगुलर हो, जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया है ना, या इक्विलैटरल, दोनों में से कुछ भी बोल लो, तो उसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। तो बताओ, सोचो सोचो सोचो, मेरे वीडियो को पॉज करो और दिमाग चलाओ। चलिए अभी हम बता देते हैं। E इज इक्वल टू सी का रिलेशन क्या था, सी ए बी का रिलेशन बच्चों क्या था, मैंने आपको बताया, अभी आपको याद होगा। ये रिलेशन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे समझ लो। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये क्या हो गई, c की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c की जगह पे लिख दिया। ओके, और अपॉन में कौन है, a। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b इक्वल होते हैं ना, तो फिर e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर अपॉन a, यानी कि e आ गई बच्चों √2। तो हमेशा याद रखना, राइट पैराबोला, राइट हाइपरबोला का की एसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता हमेशा स्क्वायर रूट 2 ही होती है। गॉट इट। अच्छा, इसके बाद आ जाइए लेटस रेक्टम, वो भी आपको याद है, लेटस रेक्टम। ठीक, लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, इसकी भी यही होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। अब आखिरी चीज, उसके बाद मैं आती हूँ इक्वेशंस पर। वो भी देख लीजिए। वो ये है बच्चों, हाइपरबोला जो हम पढ़ेंगे अभी वो स्टैंडर्ड होंगे। ये तो मैंने पहले ही कहा कि उनका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। तो ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और ये कॉन्जुगेट, ये अनुप्रस्थ और ये संयुग्मी। दूसरा हाइपरबोला जो हम पढ़ेंगे वो ये होगा बच्चों, ठीक है। इसमें ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स और ये हो गई कॉन्जुगेट, है ना, ये अनुप्रस्थ हो गई और ये संयुग्मी हो गई। तो इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे। अब इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब बच्चों एक चीज और, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे केवल एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहते हैं, वो आर डी शर्मा भी लगाते हैं, वो बहुत सारी, मनजीत सिंह है, बहुत सारी बुक्स हैं, वो बहुत सारी बुक्स कंसिडर करते हैं, एमपी बोर्ड की भी लगाते हैं। एमपी बोर्ड का बहुत रिच है मैथ्स, आप कभी देखिएगा। तो वहाँ पर हो सकता है ये इक्वेशंस ऐसे ना दी हों। पता है क्या करेंगे वो, किसी बुक में क्या किया है, इसको इधर और इसको इधर रखा और सामने -1 कर दिया, यानी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप कहोगे अरे यार ये क्या हो रहा है। दूसरा, किसी बुक में क्या किया है कि जब वो ऐसे इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम एनसीईआरटी में क्या करते हैं, देखो ये हमेशा ए ही रहेगी, चाहे वो ऐसे नाप लो चाहे वो ऐसे। इलिप्स में याद करो, इलिप्स में क्या था, ये ए ही 2a ही रहती थी। इसका डायरेक्शन अगर ऐसा हो भी गया तो भी यही 2a, यही 2a, यही 2a। ठीक, लेकिन किसी बुक में वो क्या करते हैं, ये a है ये b है, जब इसका डायरेक्शन चेंज किया तो ये a और ये b, फिर कह देते हैं b वाली लॉन्गर है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अपने माइंड को एकदम मेकअप करके रखो कि मैं कोई भी बुक कंसिडर करूं, मैं उनकी वाली इक्वेशन को अपनी तरह से कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को करूंगा, या फिर मैं उनकी इक्वेशन ले रहा हूं तो मैं कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखूंगा कि हाँ ये बिल्कुल वही है जो मैंने पढ़ी है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब बच्चों हम फाइनल चीज पर आ रहे हैं, और वो हमारी फाइनल चीज क्या है, टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हम हाइपरबोला की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ओके, चलिए इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बच्चों बनाते हैं एक डायग्राम, ठीक है, और ये डायग्राम हम रफ बना रहे हैं। ओके, ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया और यहाँ पर मैंने लिया एक रफ हाइपरबोला। ये वर्टेक्स लिया B, ये वर्टेक्स लिया A, यहाँ पर फोकस बनाया F1, यहाँ का फोकस लिया F2। ओके, अब मेरी जो डेफिनेशन है वो किसी पॉइंट P के लिए है, और वो क्या है कि PF1 माइनस PF2 शुड बी अ कांस्टेंट, है ना। PF1 माइनस PF2 एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट हो कितना होना चाहिए, वो बड़ी चीज है। अभी देखो इसको हम क्या करते हैं, समझो कि ये P पॉइंट A पर आ चुका है और A भी उसी शर्त को फॉलो करेगा, तो इसके हिसाब से AF1 माइनस AF2
इक्वल होना चाहिए। अगर ये P पॉइंट इस वाले हाइपरबोला के उस पे नहीं होता और इस तरफ वाले पर होता तो ये B होता और इसको भी यही डेफिनेशन फॉलो करनी होगी, लेकिन इसमें BF2 पहले आएगा, है ना। तो BF2 माइनस BF1 ये होना चाहिए। गॉट इट। अब AF1 बच्चों किसके इक्वल है? AF1 इज इक्वल टू AB प्लस BF1, है ना। AB प्लस BF1 एंड माइनस AF2, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर आ जाओ BF2 पर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका BA प्लस AF2। गॉट इट। माइनस BF1, आपको समझ में आया? AF1 को लिख लिया AB प्लस BF1 और BF2 को लिख लिया BA प्लस AF2। बाकी दो को, छोटे वाले को हमने चेंज नहीं किया। AB से AB कैंसिल। अब BF1 इधर ले आओ और AF2 इधर ले आओ, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2BF1 इज इक्वल टू 2AF2। 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स BF1 इज इक्वल टू AF2। यहाँ तक आया समझ में? अब आप क्या करो, अपने वापस क्वेश्चन पर आ जाओ। वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, तो किसी एक को ले लो। AF1 माइनस AF2, ये था ना, ये था आपका AB प्लस BF1 माइनस AF2। किसी एक को लिया मैंने, लेफ्ट वाले को लिया और इसका ये ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल। क्या रह गया? AB। और बच्चों AB क्या था? 2A। ये AB क्या है? यहाँ से यहाँ तक A और यहाँ से यहाँ तक भी A, तो ये 2A है कि नहीं है? 2A है बाकायदा। ओके, तो अब हम अपने बहुत बड़ी चीज़ हमने हासिल कर ली है कि PF1 माइनस PF2 इज ऑलवेज 2A। तो PF1 माइनस PF2 इज 2A, ठीक है। अब P है क्या? P पॉइंट आपका है X Y और F1 क्या है बच्चों? माइनस C0 और F2 क्या है? C0। ये तो आपको मालूम है, सबको, है ना। तो PF1 ले लेते हैं। PF1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस PF2 कितना जाएगा? ये जाएगा आपका x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y माइनस 0 यानी क्या y, और इज इक्वल टू बच्चों 2A। गॉट इट। अब एक को इधर ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे, फिर ये हो जाएगा आपका x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको उधर ले आए हम, हाँ, तो ये हो गया 2A प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यहाँ पर लिख देंगे, हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मैं ये सिंबॉलिकली ऐसे लिख रही हूँ। ओके, स्क्वायर किया बच्चों। यहाँ तो केवल स्क्वायर रूट का साइन हटेगा और तो कुछ होगा नहीं। ओपन कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2CX हो गया प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? ये A प्लस B का होल स्क्वायर, ये A है ये B है, तो A स्क्वायर, तो ये हो गया 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट भी हट जाता है और मैं इसको ओपन भी कर रही हूँ, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये साथ में वाई स्क्वायर भी है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब क्या आएगा? 2AB, तो 2 इंटू 2A और इनटू में ये आ जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ रहा है समझ में? यहाँ पर केवल रूट का साइन हट जाएगा और स्क्वायर करने से इसको ओपन कर दिया। ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल। अब देखते हैं क्या क्या उड़ रहा है, अरे आई मीन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा आपका 4CX। गॉट इट, 4CX हो गया। यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर रह गया 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर इज।
अब आप 4a² को इधर ले आइए, 4cx माइनस 4a² इज इक्वल टू 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। अब देखिए 4 सब जगह से कैंसिलेबल है, ठीक है। अब मैं इस 4 को कर रही हूँ कैंसिल। मैंने डिवाइड किया और मैं यहाँ लिख रही हूँ जो मेरे पास रह गया। यहाँ रह गया -a², फिर मेरे पास है प्लस cx और फिर है a स्क्वायर रूट ऑफ x minus c whole square plus y square. Now again taking square of both the sides, squaring both the sides, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो बच्चों हम इसको ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a⁴, फिर आएगा प्लस c² x², फिर आएगा -2a² cx, माइनस आएगा क्योंकि इसको a माइनस b ऐसे समझो। यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया a², ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 2cx प्लस c² प्लस y²। अब ये हो गया a⁴ प्लस c² x² माइनस 2a² cx इज इक्वल टू a² x² माइनस 2cx a² प्लस a² c² प्लस a² y²। ठीक, कैंसिल करने का प्रोग्राम शुरू करो। ये कैंसिल हो रहा है। और कुछ? जी नहीं, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। अब क्या करें, इधर उधर लेकर जाएं, है ना। तो क्या करें, इन दोनों को यहाँ ले आते हैं। ओके, तो ये c² x², कांस्टेंट नहीं, क्या पहले मैंने x² का टर्म लिया, इसको इसके पास में लिख दो, a² x² हो जाएगा। फिर इसको इधर लेकर आ जाओ, माइनस a² y²। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है a² c², इसको इधर लेकर जाओ तो माइनस a⁴। ठीक, x² यू कैन टेक कॉमन, c² माइनस a² माइनस a² एंड y²। यहाँ से कुछ कॉमन है, यस, c² इज कॉमन, है ना। क्या मिल गया मुझे, नहीं सॉरी, a² इज कॉमन, है ना, a² इज कॉमन, तो मुझे यहाँ भी मिल गया c² माइनस a²। अब ये जो पूरी राइट हैंड साइड है ना बच्चों, इससे डिवाइड कर दो, तो x² ये पूरा इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल, क्या रह गया a² माइनस y² अपॉन, यहाँ a² कैंसिल, ये रह जाएगा c² माइनस a², और सामने क्या आएगा 1, और ये रिलेशन होता ही है, b² इज इक्वल टू c² माइनस a²। गांठ बांध लो, याद कर लो। मैथ्स में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ कर लो। ठीक, आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ऐसे बोल लो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ओके, और वर्टिकल हाइपरबोला ये वाला। इसकी आप स्वयं डिराइव करना, खुद कोशिश करना, ठीक है। तो बस इतना हाइपरबोला काफ़ी है, बहुत हो गया, है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हाँ हमने इतनी पढ़ाई करी तो क्या सीखा। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अतिपरवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity and the length of the latus rectum of the hyperbola. First question is x² upon 16 minus y² upon 9 is equal to 1. Convert it into standard equation. Oh my god, x² upon 4² minus y² upon 3² is equal to 1. So a is 4 बच्चों, हाँ, और b is 3. सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं वो, फोकी। तो फोकस क्या होता है, प्लस माइनस c0। तो ये रिलेशन है, आप जानते हैं ये रिलेशन है। तो पहले हम c निकालें, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4² प्लस 3² करके देख लीजिएगा, 5 आएगा। तो फोकस हो गया बच्चों प्लस माइनस 5 0। इसके बाद
पहले फोकस है, फिर वर्टिसेस है, वर्टिसेस है ना। वर्टिसेस क्या होते हैं, इसके वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a0, है ना। देखो ये वाला है ना, ये इसकी देख लो ना, a बड़ा है बच्चों, a बड़ा है ना, तो ये ऐसी वाली शेप है, ये इसका वर्टेक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a0, ठीक है। तो ये वर्टिसेस हो गए, तो प्लस माइनस ए कितना है 4, तो वर्टेक्स हो गए प्लस माइनस 4 0, ठीक। नाउ क्वेश्चन यही क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद फोकी हो गया, वर्टिसेस हो गया। अब आ जाइए एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है, c अपॉन ए। c है 5 और a है 4, देखिए आ गई मोर देन 1, है ना। एसेंट्रिसिटी के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू b² इज 9 एंड a इज 4, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों आ गई 9/2, ठीक है। तो बस मैंने इसलिए टच में लाने के लिए कि हाँ जो हमने सीखा वो हमें आ गया। एक्सरसाइज 11.4 का एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल टेक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खूब पढ़ाई कीजिए और इसको अपनी नज़र से एक बार खुद डिराइव कीजिए, हर एक इक्वेशन, हर एक फॉर्मूले को, और इस भरोसे मत रहिए कि एग्जाम में तो आएगा नहीं। आपको आगे बढ़ना है, कॉम्पिटिशन्स के लिए आगे जाना है, तो डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, और अभी बहुत बेसिक नॉलेज है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, है ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अभी बहुत कुछ सीखना है, तो बेस अच्छा कर लो बच्चों अपना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, जय हिंद।